हेलो हेलो। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। कहाँ गए? अभी लास्ट देर छूटी है क्लास क्या? फिर कहाँ गए ये लोग? कल लास्ट हमने जो खत्म किया था कंडक्शन ऑफ नर इम्पल्स, ठीक है? वहां तक कोई डाउट है? एक बार रिवीजन कराता हूँ, वो तो मैं कराता ही हूँ, ठीक है? और फिर केमिकल सैनेप्सिस को आगे लेके चलते हैं, ठीक है? चलो। हाँ बेटा। 10 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 60 मिली वोल्ट है माइनस में, तो कम से कम उसको आप -50 पर लाना पड़ेगा। 70 है माइनस में तो 60 पर लाना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा हो तो बेटर है। 80 है किसी का मान लो, तो उसको -70 लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो मतलब स्टिमुलस क्रिएट होगा। मतलब 10 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इतना देना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, ठीक है? इसलिए तुम्हारे लेवल पे स्टैंडर्ड वैल्यू रखी है, क्योंकि स्टैंडर्ड -70 लेके चल रहे हैं, तो -60 या -55, मतलब उससे कम कोई भी हो, ठीक है? चाहे वो 55 हो, 50 हो, 45 हो, सब स्टिमुलस है। पर कम से कम 10 मिली वोल्ट तो कम करना ही पड़ेगा, तभी वो स्टिमुलस जनरेट होगा। -55 तो बेटर है, बहुत अच्छा है, ठीक है? -55 पे तो होगा ही होगा। पर मिनिमम वैल्यू, थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम वैल्यू जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोलने के लिए रिक्वायर्ड है, वो 10 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कम होनी चाहिए। अब हम 70 बोल रहे हैं, तो कम से कम 60 तो हो, उससे कम पर तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पर 55 हो जाए तो बहुत बेटर, वो एग्जैक्ट उस पर तो कंडक्शन होगा ही होगा, ठीक है? पहले तो 55 ही लिखा था मैं। हाँ, ठीक है, अब मैंने मतलब 55 तो है ही, वो तो है ही, पर स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा दी है मैंने कि 10 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, चाहे वो 55 हो, चाहे वो 56 हो, चाहे 57 हो, चाहे 59 हो, चाहे वो 60 हो। पर 60 से जैसे नीचे खिसकेगा ऊपर बढ़ेगा, मतलब 61 तो नहीं होगा, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है? हाँ बेटा, करें स्टार्ट एक बार। लगभग आ गए। अच्छा, चारों आ गए थे, अभी गायब थे। तू हर गैप में जाता है बाहर, क्यों? लो, ठीक है। क्या समोसा खाना है? ठीक ठीक है, ठीक। छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। क्योंकि अभी तुम कहीं पर भी देख लो, पाम ऑयल यूज कर रहे हैं समोसे के अंदर। यहाँ ही नहीं, जितनी भी सिकने वाली चीजें हैं सब में पाम ऑयल डाल रहे हैं, समोसे में तो पाम ऑयल से भी खतरनाक चीजें कर रही हैं। और पाम ऑयल यंग एज के अंदर हार्ट अटैक, डायबिटीज सबके लिए भयंकर, हाई कोलेस्ट्रॉल सबके लिए खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक है ये। हाँ, मतलब बाहर की चीजों छोड़ ही दो, वही बेटर है, ठीक है? चलो आ जाओ सब, फटाफट जल्दी बैठो। हाँ, बताओ। कम है ना? ज्यादा होने चाहिए ना? ये मैं भी कह चुका हूँ, तेरा भी कंप्लेंट है, मेरा भी कंप्लेंट है, ठीक है? अब क्रिएट कर दिया है मैंने, सभी को मैंने बोल दिया, सब लोग एक एक डालोगे यार टेस्ट की फ्रिक्वेंसी, तो वो कह रहे हैं थोड़ा रुक के बढ़ाएंगे अक्टूबर से, सिलेबस हो जाने दो थोड़ा सा। तो हम कहीं स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, तो सही है, ठीक है? चलो वो करेंगे, वो तो बढ़ानी है। करना स्टार्ट, आ गया आज, गायब था इतने दिनों से, इतनी लंबी छुट्टी। फिर भारत बंद था। चलो बैठो, कहाँ गए वो दोनों? अच्छा, लेट आएंगे, चलो कर रहे स्टार्ट। चलो आ जाओ, ठीक है?
करते हैं स्टार्ट। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स नहीं, टाइप से पहले मैं पीछे जा रहा हूं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात की थी। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। अब बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने वाले नर्व होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो क्रेनियल नर्व हो सकते हैं या स्पाइनल नर्व हो सकते हैं। क्रेनियल नर्व मैंने बताया था बेटा 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व मैंने बताया था 31 पेयर होते हैं। क्रेनियल नर्व 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉरी हाँ, क्रेनियल नर्व 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। पर सारे के सारे स्पाइनल नर्व एक ही टाइप के होते हैं, मिक्स्ड इन नेचर, इसमें कोई डाउट था? फिर मैंने बोला था पीएनएस एक्चुअल में है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। ये नेटवर्क ही तो है, तारों का एक जाल, नर्व का एक जाल। अब इस नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क में मैंने बताया था बेटा ये वॉलेंट्री ऑर्गन को भी जोड़ता है और इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भी जोड़ता है। अगर वॉलेंट्री ऑर्गन को ये नेटवर्क जोड़ता है तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्या? एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ रहा है जो हमारे कंट्रोल में, जैसे स्केलेटल मसल्स। हाँ, अगर इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ रहा है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स या विसरा के ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, ठीक है, सारे के सारे इनवॉलेंट्री हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एएनएस। और विसरल ऑर्गन को जोड़ रहा है तो हम इसको वीएनएस भी बोल सकते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें कोई डाउट था? अब मैंने बताया था कि जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है वो दो तरीके से, दो अलग अलग टाइम पर काम करते हैं। एक नॉर्मल कंडीशन पर काम करते हैं, एक इमरजेंसी में काम करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन की जब भी बात आएगी तो पैरासिम्पैथेटिक की बात आएगी, इमरजेंसी की जब भी बात आएगी तो सिंपैथेटिक की बात आएगी। इसमें कोई डाउट? क्लियर था बिल्कुल? ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। फिर मैंने बोला था जब भी आप, ध्यान रखना है, कोई सिग्नल लेकर के आ रहा है एफरेंट, जा रहा है इफरेंट। तो दो टाइप के नर्व हो सकते हैं, सिग्नल लाने वाले और सिग्नल लेके जाने वाले। ला रहे हैं एफरेंट, जा रहे हैं इफरेंट, ला रहे हैं सेंसरी, जा रहे हैं मोटर। फिर मैंने बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्पेशली स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ एक ही पाथ होता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ओनली और ओनली मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नहीं होते। क्लियर बिल्कुल? तो यहां पर एक ही पाथ होगा, एफरेंट या इफरेंट, इफरेंट मोटर, इफरेंट मोटर, एफरेंट सेंसरी। तो ध्यान रखना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ओनली एफरेंट, सॉरी इफरेंट मतलब मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो सीएनएस से सिग्नल को कहां लेकर के जा रहे हैं? स्केलेटल मसल्स के पास लेकर जा रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूं इनवॉलेंट्री ऑर्गन की, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसमें सेंसरी ऑर्गन भी हो सकते हैं, जैसे आईज, ईयर, टंग, समझ रहे, स्किन। तो यहां पर सेंसरी न्यूरॉन के सिग्नल को लेकर के आ रहे होंगे। हाँ, नॉर्मल कहीं कहीं क्या होंगे? मोटर न्यूरॉन होंगे जो सिग्नल को लेकर के जा रहे होंगे। नहीं आया क्या? तो सेंसरी और मोटर मतलब एफरेंट और इफरेंट दोनों टाइप का नेटवर्क देखने को मिलता है, समझ रहे हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद हमने चालू किया था कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो नर्व होते हैं और मसल्स होते हैं ये एक्साइटेबल सेल हैं। कैसे सेल है? एक्साइटेबल, मतलब इनके अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है। पोलैरिटी का मतलब है मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज कुछ होगा, अंदर चार्ज कुछ होगा, अलग अलग टाइप के चार्ज होंगे, या मेम्ब्रेन चार्ज को बियर करती है, या मेम्ब्रेन के पास पोटेंशियल है। समझना मेरी बात? तो वो मेम्ब्रेन नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, वो सेल नॉर्मल सेल नहीं है, वो एक्साइटेबल सेल है। ऐसी सेल दो जगह देखने को मिलते हैं आपको, नर्व को भी आपको देखोगे तो एक्साइटेबल सेल है, मसल्स को भी देखोगे तो वो भी एक्साइटेबल सेल है, क्योंकि इन दोनों के पास चार्ज होता है और चार्ज में भी पोलैरिटी होती है, एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ नेगेटिव होगा। क्लियर है बिल्कुल? अंदर पॉजिटिव कर दोगे तो बाहर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव कर दोगे तो बाहर पॉजिटिव, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो आपको याद करने का तरीका बताया था मैंने। रेस्टिंग कंडीशन पर -70, एक्शन कंडीशन पर +30, अगेन रिपोलराइजेशन के टाइम पर -70 और हाइपरपोलराइजेशन के टाइम पर -90। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड आप बाहर लगाओगे, एक इलेक्ट्रोड आप अंदर लगाओगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो माइनस और प्लस में देखने को मिलता है। यहां तक कोई डाउट था? क्लियर था? फिर मैंने बताया था ये एक्साइटेबल सेल है, पर इनकी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं आयंस के लिए। और जहां भी टर्म आता है सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब
ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स पर्टिकुलर आइंस के लिए परमेबल होते हैं। जैसे अब आइंस की बात आती है और परमेबिलिटी की बात आती है तो चैनल्स की बात आएगी। चैनल्स यहां पर 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया था लीकेज चैनल, ऑलवेज ओपन, जिनमें कोई दरवाजा ही नहीं होता, लीक करते ही रहते हैं, खुले रहते हैं, वो लीकेज चैनल है। हाँ, कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं जो तब खुलते हैं जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है, तो कौन से चैनल हो गए? वोल्टेज गेटेड चैनल। बट कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं वो तब खुलते हैं जब कोई लिगेंड आकर के वहां बाइंड करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड गेटेड चैनल। बट कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं बेटा, वो तब खुलते हैं जब कोई मैकेनिकल स्टिमुलस लगता है, जैसे हवा चली, टच किया, समझ रहे ना मेरी बात? जैसे टेस्ट आपने लिया, जैसे आपने स्मेल ली, इट इज अ मैकेनिकल स्टिमुलस, समझ रहे ना मेरी बात? तो मैकेनिकल स्टिमुलस से जो खुलते बंद होते हैं वो मैकेनिकल गेटेड चैनल हो गए। फिर मैंने एग्जांपल भी बताए थे कि अगर आपसे कहा जाए लीकेज चैनल, तो सोडियम और पोटेशियम के होते हैं, इसमें सोडियम के बहुत कम होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है ऑलमोस्ट एब्सेंट। ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब होता है कि न के बराबर, पर ऐसा नहीं लिखा कि एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब है नहीं होते, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब होते हैं पर कम होते हैं। नहीं आया क्या? आया ना? ऐसी मैंने बात की थी वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल में 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। वोल्टेज गेटेड चैनल ध्यान रखना ऑलवेज एक्सोन के ऊपर होते हैं, डेंड्रॉन और साइटोन के ऊपर नहीं होते। क्लियर है? फिर मैंने बात की थी इसके बाद लिगैंड गेटेड चैनल। लिगैंड गेटेड चैनल हमेशा कहां होंगे? डेंड्रॉन के ऊपर होंगे। मैकेनिकल गेटेड चैनल कहां होंगे? डेंड्रॉन के ऊपर होंगे, और कहीं नहीं होते। यहां तक कोई डाउट? क्लियर था? फिर हमने मैकेनिज्म की बात की थी। मैकेनिज्म में कुछ फेज बताए थे मैंने। जैसे पहला फेज मैंने बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग वाला फेज, जब कोई स्टिमुलस नहीं है। तो रेस्टिंग टाइम पर मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज कैसा होगा, अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से, क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं, और दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता। नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से होता है। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये मतलब मेम्ब्रेन इन प्रोटीन्स के लिए क्या होती है? परमेबल या इम्परमेबल? इम्परमेबल होती है, यानी ये प्रोटीन बाहर और अंदर नहीं जा सकते, अंदर ही रहेंगे। हाँ, इन प्रोटीन से ज्यादा अगर अंदर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आइंस हो गए, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। इन प्रोटीन से ज्यादा या अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव आइंस आ गए, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझना मेरी बात? तो यानी ये प्रोटीन इंटरनल चार्ज को डिसाइड करते हैं, और इंटरनल चार्ज के बेस पर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पर चार्ज चेंज हो जाता है, मतलब मेम्ब्रेन में पोलैरिटी आ जाती है। इसलिए ये मेम्ब्रेन नॉर्मल मेम्ब्रेन ना होकर के एक्साइटेबल मेम्ब्रेन होती है। ये तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? पीछे बेटा समझ रहे हो ना? पीछे भी क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो, इतनी बात क्लियर थी। फिर मैंने बात की थी कि रेस्टिंग कंडीशन पर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होगी, सोडियम या पोटेशियम? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के लीकेज चैनल ज्यादा है। डीपोलराइजेशन के टाइम पर किसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी? सिर्फ एक ही कंडीशन है जब सोडियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के टाइम पर पोटेशियम के लिए ज्यादा होगी। ठीक है। फिर मैंने बात की थी अगर एक मेम्ब्रेन स्टेबल कंडीशन पर है तो सोडियम पोटेशियम पंप तो हर समय चलता ही रहता है। ठीक है, पंप है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है। ये अंदर जो सोडियम आ जाते हैं उनको बाहर भेजता है, बाहर जो पोटेशियम चले जाते हैं उनको वापस अंदर भेजता है। अंदर से बाहर 3 सोडियम, क्योंकि सोडियम बाइंडिंग साइड 3 होती हैं, बाहर से अंदर 2 पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बाइंडिंग साइड 2 ही होती है। सिंपल सी बात, कोई डाउट? और एटीपी यूज होती है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहां तक कोई डाउट? पक्का? क्लियर था ना? अब रेस्टिंग कंडीशन थी, मैंने इसको स्टिमुलेट किया। तो स्टिमुलेशन का मतलब है कहीं ना कहीं मैकेनिकल या लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होंगे स्टिमुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से सोडियम आयन अंदर जाएंगे, कुछ सोडियम आयन अंदर जाएंगे, यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा। ऐसे याद रखो, अंदर नॉर्मल केस में नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस 70 मिली वोल्ट अगर मान लो, तो ये माइनस जब तक है 70 तब तक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं खुलेंगे। हाँ, अगर आपने -70 को -60 या उससे और कम कर दिया तो तुरंत खुल जाएंगे ये। और ये कम करने का काम कौन करेगा? इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलेंगे। एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस करेगा, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट कौन करता है? लिगैंड या मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, जब वो स्टिमुलेट करेंगे सोडियम आयन अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के -70 को -60 या -55 पहुंचाएंगे, तब जाकर के वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे और सोडियम भर भर के अंदर आएंगे। जब सोडियम अंदर आएंगे तब अंदर का चार्ज पॉजिटिव और उसके
रिस्पेक्ट में बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और इस पोटेंशियल को हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जो +30 मिली वोल्ट होता है। जब सोडियम आयन अंदर आते हैं तो चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव से 0 होगा, 0 से +1 +2, जैसे ही +30 पहुंचेगा तो +30 टच करते ही तुरंत सोडियम चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं, बंद नहीं होते, क्योंकि बंद होने में टाइम लगेगा। तुरंत इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव होने की जो कैपेबिलिटी होती है सिर्फ सोडियम चैनल्स के पास होती है, और कोई भी चैनल नेचर में इनएक्टिव होना नहीं जानता। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं सोडियम चैनल्स का, तो उनके पास 2 गेट होते हैं, एक इनएक्टिव होने वाला गेट और एक बंद होने वाला गेट। जबकि जितने भी और चैनल्स होते हैं उनका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ एक ही गेट होता है, बंद होने वाला गेट। पर बंद होने में हमेशा हर चैनल को टाइम लगता है, और यहां अगर टाइम लगा ना सोडियम को बंद होने में, तो +30 की जगह +40 +50 चार्ज हो जाएगा, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा और पूरी बॉडी का कचरा हो जाएगा। तो नेचर ने बहुत सोच समझ करके सोडियम चैनल को इनएक्टिव करना सिखाया, या एडिशनल दरवाजा बनाया, जो तुरंत उसको मतलब बिना टाइम वेस्ट किए मिली का मिली सेकेंड जो होता है उसके अंदर तुरंत इनएक्टिव कर देते हैं। जैसे सोडियम चैनल इनएक्टिव हुए, सोडियम की एंट्री रुक जाएगी, और जैसे सोडियम की एंट्री रुकी तुरंत पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल खुलते ही भाई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, चला गया। पोटेशियम चैनल खुल, आपको रिपोलराइज भी तो होना है उसको, तुरंत पोटेशियम चैनल खुलेंगे, तेजी से पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। कोई भी पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की डोमिनेंसी हो जाएगी। अगेन वापस धीरे धीरे 0 चार्ज पहुंचेगा, -1 -2 और -70 पहुंचेगा। जैसे -70 पहुंचेगा आप क्या बोलोगे, भाई अब क्या हो गया, ये रीपोलराइजेशन, यानी पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति में आना, रीपोलराइजेशन। समझ में आया? रीपोलराइजेशन हो गया, हाँ या ना? पर पोटेशियम चैनल इनएक्टिव होना नहीं जानते, इसलिए -70 पर ये बंद नहीं हो पाते, इनको बंद होने में टाइम लगता है। इसीलिए ये चार्ज -70 से -90 तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। तो हमेशा जब पोलराइजेशन होता है उसके बाद एक बार हाइपर पोलराइजेशन जरूर होता है। क्लियर? बिल्कुल। जो अनवांटेड स्टूमुलस को रोकने का भी काम करता है, कि कोई भी फालतू का स्टूमुलस ना मिल जाए। मालूम पड़ रहा है कि बॉडी कॉन्ट्रेक्शन करना चालू कर दी, क्योंकि ये एक तरीके से डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम पहले पढ़ाते भी थे, एल्जाइमर और पार्किंसंस, जो ओल्ड एज पर होने वाली प्रॉब्लम है, इसमें हाथ पैरों में शरीर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, तो एल्जाइमर और पार्किंसंस, ठीक है। तो नेचर चाहती है कि जो परफेक्ट स्टूमुलस मिले वही ट्रेवल करे, अनवांटेड अनचाहा कोई स्टूमुलस न्यूरॉन्स में ट्रेवल ना करे। क्लियर है? बिल्कुल। इसलिए हर स्टिमुलस के बाद एक बार हाइपर पोलराइजेशन होता ही होता है। यहां तक कोई डाउट था? सारी फेस क्लियर थी? अरे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो जाएगा तो इजीली तुम 10 मिली वोल्ट चार्ज तो बाहर के एटमोस्फेयर से तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम -90 पहुंचा दिया, समझ रहे हो? तो -90 से -55 लाना बहुत टिपिकल काम है भाई। समझ में आ गया? हाँ, जितना ज्यादा नेगेटिव कर दोगे उतना फिर स्टिमुलस मिलना इतना आसान नहीं है। यहां तक कोई डाउट था? बढ़ जाए आगे? ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कराया था? नहीं नहीं, पॉज कर दिया था, आगे कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ, पर मैंने एक चीज बताई थी, याद हो आपको? मैंने बताया था कि कंडक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। कंडक्शन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, याद आ गया? सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, याद आ गया? मैंने बताया था अंदर ध्यान देखोगे तो ए से बी की तरफ हो रहा है, ऊपर देखोगे बी से उल्टा जा रहा है ए की तरफ, ठीक है। तो ये पूछेगा, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने कुछ क्वेश्चन भी करने के लिए दिए थे, उनके आंसर मैंने आज लगा के दे दिए हैं सारे के सारे, कि इनर सरफेस पर ए टू बी, आउटर सरफेस पर बी टू सी, और आगे बी और सी में देखोगे तो इनर सरफेस पर बी टू सी, आउटर सरफेस पर सी टू बी, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये पीपीटी तो लगी है ना इसमें? हाँ ठीक है। लेक्चर 3 होगा 4 होगा आज? कल मेरी क्लास है, ध्यान रखना, 9:30 से 2 बजे तक क्लास होगी। 2 क्लासें होंगी आपकी, एक फिजिक्स की होगी और एक मेरी होगी। हाँ
नहीं है तो फिर तुम्हारी कौन सी होगी? तो भाई कल आ जाना, ऐसा मत सोचना। मुझे पता नहीं, शायद दो, मुझे लग रहा है दो क्लासें हैं अभी, लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे। ठीक है, दो क्लास हैं, फिजिक्स की और मेरी। तो आ जाना, क्योंकि कल मैं ब्रेन कराने वाला हूँ, पूरा ब्रेन यही ब्रेन में सेट करने की कोशिश करूंगा, और चैप्टर कल एंड कर दूंगा मैं। ठीक है, पूरा एकदम दिमाग में सेट करके तब मैं निकलूंगा। समझ गया ना मेरी बात? यानी कल के बाद आपसे क्वेश्चन लगाओगे चैप्टर के। ठीक है, तो कल मिस मत करना, फिर ब्रेन नहीं हो पाएगा। ब्रेन यार थोड़ा है, समझने का है। तो कल आ जाना सारे के सारे, ठीक है। और फिजिक्स भी मुझे लग रहा है होगी, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा क्लास के बाद। तो कल चौथा लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर है, ठीक है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स चल रहा है, ठीक है। और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ब्रेन मैं आज स्टार्ट कराने की कोशिश करूंगा, पर नहीं हो पाएगा, नीचे में तो नहीं हुआ, कल ही होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैनैप्स से पहले एक स्लाइड में ऐड करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसी प्रक्रिया है? कंडक्शन, ट्रांसमिशन नहीं, कंडक्शन। ट्रांसमिशन तो उसके बाद पढ़ाऊंगा, कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपसे पूछा है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रो भी है इसके अंदर और केमिकल भी है इसके अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना है कहां होती है। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस विद इन न्यूरॉन होती है, केमिकल बिटवीन न्यूरॉन होती है। कैसे सर? ऐसे मान लो ये साइटोन है, ये टर्मिनल एक्सॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा, इसका डेंड्रॉन, फिर सेम इसका अगले सेम प्रोसेस हो जाएगी। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। क्यों होता है यूनी डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल क्यों नहीं हो सकता? मजबूरी है क्या? क्योंकि प्री सिनेप्टिक नोब में हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के पास हमेशा रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो मजबूरी है इनको एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन हो पाना। इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, हमेशा प्री से पोस्ट, एक्सॉन से डेंड्रोन की तरफ सिग्नल जाएगा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि यही तरीका है। अगर आपसे कहा जाए न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल जा रहा है, अंदर पॉजिटिव
बाहर निगेटिव, ये तो इंपल्स था ना। अरे इंपल्स कैसे बनता है, अंदर पॉजिटिव, ये क्या है इंपल्स, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ही तो है ये, एक तरीके से चार्ज की फॉर्म में तो मूवमेंट हो रहा है सारा का सारा, चार्ज की फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है ना बेटा। तो विद इन न्यूरॉन कैसी प्रोसेस हो गई, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो गई। पर दो न्यूरॉन के बीच में क्या नजर आ रहे हैं आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या नजर आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का नजर आ रहा है दो न्यूरॉन के बीच में, तो कैसी प्रोसेस हो गई, केमिकल प्रोसेस हो गई। अरे आई या नहीं आई। और कंडक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन का मतलब है हमेशा डेंड्रॉन से साइटोन और साइटोन से एक्सॉन, फिर डेंड्रॉन एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से फिर साइटोन, साइटोन से फिर एक्सॉन, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। इसमें कोई डाउट है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स always unidirectional. यूनिडायरेक्शनल यानी डेंड्रॉन से साइटोन से एक्सॉन, ऑलवेज। ये लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, यहां तक लिख लो, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। और कारण क्या है, हमेशा प्री सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के पास रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ये बाइसी वर्सा होता तो बाई डायरेक्शनल हो सकता था, पर बाई डायरेक्शनल नहीं होता, समझ रहे हो ना। तू अगर सीरियस नहीं हुआ ना तो कचड़ा कर लेगा अपना, मैं बस हिंट दे रहा हूं और कुछ नहीं। लाइफ में समय दोबारा नहीं आएगा, बस ये ध्यान रख लेना, कि एक ही साल मिला है जो मिला है, फिर तुम्हारी इच्छा, क्योंकि बस हमारा काम तो बताना है, पेरेंट्स का काम भी समझाना है, और वो कुछ नहीं कर सकते, करना तो तुम्हें ही है। और हर इंसान अपनी लाइफ खुद जीता है, अच्छी हो या बुरी हो। बस उससे जुड़े हुए लोग, जब वो दुखी होता है तो वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग हैं पेरेंट्स, ठीक है। और वो खुश होता है तो वो खुश होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम अपना कमाओगे, अपना करोगे, अपना सब कुछ तुम खुद ही करोगे, ठीक है। उनको तो सिर्फ इतना है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह निकल जाए, सेट हो जाए, बस उनकी आत्मा खुश है। तो वो समय दोबारा नहीं मिलता है, रिवर्ट नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ एक साल मिला है तो पागलपन की तरह दे डालो। ये सब दोस्ती वोस्ती फिर दोबारा हो जाएगी, एक एक से जो ये टेम्परेरी दोस्त हैं सारे सारे, वो दोस्त परमानेंट दोस्त होंगे जो तुम्हारे एक्चुअल में काम आएंगे कब, जब तुम सेलेक्ट होगे। कोई यूएस में डॉक्टर होगा, कोई कहीं होगा, क्योंकि तुम सेलेक्ट हो गए तो दुनिया तुम्हारा दोस्त है। और तुम वास्तव में सेलेक्ट नहीं हुए ना, तो जो तुम्हारे अपने दोस्त है ना वो भी तुमसे दोस्ती छोड़ देंगे, क्योंकि सक्सेस इंसान के पीछे दुनिया भागती है, और सक्सेस नहीं है कोई उसके पीछे नहीं भागता। तो मैं बस इतना कहता हूँ, एक साल मिला है, इसको बहुत अच्छी तरीके से दे दो, बस एक ही साल है। और तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो नहीं नहीं अगली साल भी है, इस साल तो हम बस नोट्स बनाएंगे, अगली साल हम तैयारी करेंगे, तो मैं किसी को प्रेस नहीं करूंगा, कर सकता है 2 साल 3 साल का टारगेट लेके चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कोर्स 6 महीने का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता कोर्स, 6-7 महीने तैयारी के लिए बहुत होते हैं। अब पता नहीं एक साल लोग अगर ये 2 साल भी करते हैं ना नीट वाले, तो अभी सफिशियंट टाइम है। 6 महीने अगर बच्चा तैयारी करता है, पढ़ता है जेन्युइनली, 6 महीने बहुत होते हैं। मतलब मैं जूलॉजी का फील करता हूँ, मुझे कहा कि 1 महीने में जूलॉजी की मास्टरी करा दो, तो मैं 1 महीने में जूलॉजी की मास्टरी करा दूंगा, 1 महीना बहुत है पूरी जूलॉजी के लिए, 1 महीना बॉटनी के लिए बहुत है। फिजिक्स 6 महीने इसलिए बोला कि फिजिक्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वह 6 महीने बोले हैं मैंने।
पर यह है कि ये मौका मिला है तो उसको गवाओ मत। कई बच्चे तो इस मौके के लिए तरसते हैं कि ऑफलाइन या कहीं जाकर जाने को मिल जाए। समझ रहे हो ना, तुम्हें मिला है मौका तो उसको यूटिलाइज करो, बस यही है, सही डायरेक्शन में। फिर तो बहुत बहुत अच्छी जाएंगे अभी तो फ्यूचर में। जो तुम आज हो तुम ऐसे नहीं रहोगे। मुझे बहुत सारे बच्चे याद है ना, मुझे स्टार्टिंग के, वो बैक बेंचर थे, आज बहुत टॉप मोस्ट जगह इंडिया में है ही नहीं, वो कहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है, बहुत बढ़िया बड़ी जगह पर। लोग उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेते हैं। समझ रहे हो ना, वो बैक बेंचर ऐसे पड़े रहते थे, ऐसे ही एक दूसरे टिफिन छीन के खाना खाया करते थे। समझ रहे हो, बस एक है ना। अब आज सोचो आज क्या कंडीशन पर है, तो वो चीजें उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। और टेस्ट की परफॉर्मेंस उनकी एकदम सुपर होती थी। टेस्ट में डाउन नहीं जाना दिया उन्होंने अपने को किसी भी कीमत पे। अक्टूबर नवंबर तक कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद सारे टेस्टों में सब सीरियस हो जाना, मतलब फिर तो टेस्ट ही देने हैं आपको, सब कमियों को दूर करना है। और हम लोग तो अपना करा देंगे दिसंबर जनवरी लास्ट जनवरी, उसमें ऊपर नहीं ले जाऊंगा कोर्स अपना। इवन फिजियो, इसके बाद अगला चैप्टर बचा है अगले हफ्ते में, एंडोक्राइन करा दूंगा। ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल, एनिमल किंगडम, और एक और बचा है टिश्यू। ये 3 चैप्टर खत्म करा के ट्वेल्थ में एंटर कर जाऊंगा। और ट्वेल्थ बहुत बड़ी नहीं होती है, हर सब्जेक्ट का ट्वेल्थ छोटा पार्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। और तुम ट्वेल्थ इसलिए अच्छा कर लेते हो क्योंकि तुमने बोर्ड दिया होता है, इसलिए ट्वेल्थ स्पीड से होता है हर बच्चे का। जो भी टाइम लगता है 11th में लगता है। क्या बेटा? मैं जनवरी में खत्म कर दूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह। फरवरी में नहीं एंट्री कराऊंगा, जनवरी में खत्म कर दूंगा, मतलब सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, यहाँ स्ट्राइक ना हो, एक तो ऑफलाइन में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है ना। हाँ, यहाँ तक पूछ लो मुझसे, किसी को कुछ पूछना है तो। इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों है, कहाँ है, यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, क्या कारण है, इसमें कोई डाउट किसी को? अब चलो, अब हम बात करते हैं। देखो, दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो बीच में गैप बहुत ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको? इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लफ्ट बोलते हैं। क्लफ्ट जैसे मानो दो चीजें आपस में मिलती हैं, अभी तुम साइटोलॉजी पढ़ के चुके हो, सेल डिवीजन। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं इसको क्या बोलते हैं? सनेप्सिस नहीं बोलते, मिलने की प्रक्रिया को सनेप्सिस बोलते हैं। सनेप्स, वही दो चीजें आपस में मिल गई है, क्या बन गया? सनेप्स बन गया। चाहे वो क्रोमोसोम हो, चाहे वो न्यूरॉन्स हो, चाहे वो दो टाइप की सेल हो, अगर दो चीजें मिल रही हैं तो क्या हो गया? ये सनेप्स। मिलने की प्रक्रिया, प्रोसेस, सनेप्सिस। क्लियर है? तो सनेप्स हर जगह बनता है। ठीक है, साइटोलॉजी में पढ़ के चुके हो। अब मैं यहाँ न्यूरॉन के सनेप्स बनाऊंगा या दो एक्साइटेबल सेल के सनेप्स बनाऊंगा। ठीक है, अगर सनेप्स ऐसे बन रहा है कि मान लो उनके बीच का गैप बहुत कम है, सेल बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, तो कंडक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। भाई दो वायर हैं जिनमें करंट आ रहा है, तुम उनको पास पास कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप जंप कर जाएंगे। देख रहे, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी खींच लेती है इंसान को, मतलब कंडक्शन हो जाता है। हाँ, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इनके बीच के अंदर तो कंडक्टिविटी आसानी से नहीं हो पाएगी, तो कोई मीडिएटर चाहिए। मीडिएटर कौन होगा यहाँ पर? केमिकल्स होंगे। केमिकल का मतलब है न्यूरो होंगे, समझना मेरी बात। तो इसके बेस पर मैं बोल सकता हूं कि सैनैप्स दो प्रकार के हो सकते हैं हमारी बॉडी में। एक ऐसे सैनैप्स जिनके बीच में डिस्टेंस है बहुत कम है, ठीक है, 0.2 नैनोमीटर का गैप है। और कई ऐसे सैनैप्स होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 20 से 50 नैनोमीटर का गैप होगा, इसको हम केमिकल सैनैप्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सैनैप्स, दो टाइप के सैनैप्स बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ सैनैप्स, एक तरफ लिखोगे इलेक्ट्रिकल और एक तरफ लिखोगे केमिकल। इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल और केमिकल।
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करता हूं, ठीक है, डायग्राम ही बना दूं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करता हूं, देखो दो एक्साइटेबल सेल है, मानो एक सेल ये है, दो एक्साइटेबल सेल हैं, और दोनों एक्साइटेबल सेल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से यहां पर हम प्रोटीन से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन के ब्रिज बना सकते हैं या जंक्शन बना सकते हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए। गैप जंक्शन। पर अगर मान लो एक सेल, इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, तो यहां पर प्रोटीन के जंक्शन नहीं बनाए जा सकते। तो यहां पर एक अलग टाइप के केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो इनमें भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये समझना, यहां पर गैप बहुत कम है इनके बीच का, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लफ्ट। मात्र 0.2 नैनोमीटर का है, समझना, जबकि यहां गैप बहुत ज्यादा है। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, यानी सिनेप्टिक क्लफ्ट, सिनेप्टिक क्लफ्ट। लगभग 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर का होगा, इसलिए यहां पर इंटरमीडिएट न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ रही है। इनको गैप जंक्शन बोलोगे आप, ये दिख रहा है ना आपको, ये गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहां कोई गैप जंक्शन नहीं है, यहां न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये प्री सिनेप्टिक नोव हो गया, प्री पहले वाला प्री, ये पोस्ट सिनेप्टिक नोव हो गया। प्री हमेशा डेंड्रोन एक्सोन का टर्नल पार्ट होता है और पोस्ट हमेशा डेंड्रोन होता है। पोस्ट सिनेप्टिक नोव, प्री सिनेप्टिक नोव, अरे पोस्ट सिनेप्टिक नोव। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करता हूं तो बीच का गैप कम है तो प्रोटीन के जंक्शन बना दिए, यहां गैप बहुत ज्यादा है तो प्रोटीन के जंक्शन की मतलब यहां पर यूज कर ही नहीं सकते, तो यहां पर केमिकल चाहिए जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको केमिकल सिनेप्सिस बोलते हैं। ये इतना सा बेसिक समझो क्या अंतर है। बॉडी में ये भी देखने को मिलते हैं, बॉडी में ये भी देखने को मिलते हैं। कंडक्शन हमेशा किसके थ्रू होता है? सोडियम आयन के थ्रू होता है। भाई ये जाएंगे सोडियम आयन ही तो अंदर एंटर करेंगे कंडक्शन के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां आप जानते हो सोडियम आयन यहां से यहां भी जा सकते हैं तेजी से, और सोडियम आयन यहां से यहां भी जा सकते हैं तेजी से, हाँ या ना? क्योंकि बीच में प्रोटीन के ब्रिज बने हुए हैं, या किसी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल की जरूरत नहीं है। यानी कंडक्शन बाई डायरेक्शनल हो सकता है यहां पर, जबकि यहां बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्री सिनेप्टिक नोब में तो न्यूरोट्रांसमीटर है, पोस्ट सिनेप्टिक नोब के पास रिसेप्टर्स हैं, तो बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप लिख सकते, पहला तो पॉइंट सिनेप्टिक लेफ्ट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखोगे कंडक्शन ऑफ इंपल्स। कंडक्शन
बाई डायरेक्शनल है यहां पर। यहां कंडक्शन ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होगा, बाई नहीं हो सकता। ओनली यूनी डायरेक्शनल, कोई चक्कर ही नहीं है बाई का। न्यूरो ट्रांसमीटर यहां जरूरत ही नहीं है। हाँ, यहां न्यूरो ट्रांसमीटर की यूज होगा। इतना लिखो पहले तो। सिनेप्टिक फटीग और सिनेप्टिक डिले, 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने लास्ट में, इनको ऐड कर लो। अब समझाता हूं मैं इसको। सिनेप्टिक फटीग एंड सिनेप्टिक डिले। हाँ बेटा, लिखाएंगे अभी हम नीचे, पहले समझा दें एक बार फिर लिखाएंगे। तुम जितना सोच सकते हो उतना तो मैं सब चीजें लिखा देता हूँ नोट्सों में, ठीक है। जितना तुम सोच सकते हो, बियॉन्ड वाली बातें हैं वो तुमसे डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो टॉपिक के बारे में, कुछ भी, किसी भी लेवल का, ठीक है। जितना लेवल मेरा होगा उतना तो मैं तुम्हें एकदम सेटिस्फाइड कर दूंगा। कुछ तुम अगर बहुत ज्यादा हायर लेवल पर जाओगे तो मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है। बट मुझे तुम्हारी लेवल पता है, तुम्हारा लेवल कितना है, बियॉन्ड तुम जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं मतलब बुरा मत मानना, मैंने फील किया है लॉकडाउन से पहले के बच्चे और लॉकडाउन के बाद के बच्चों में बहुत अंतर आया है, जमीन आसमान का अंतर आया है। तुम्हारी गलती नहीं है, समय की गलती है, बहुत अंतर आया है। लॉकडाउन के पहले के जो बच्चे थे ना, बहुत जीनियस थे, ठीक है। और लॉकडाउन से पहले की भी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जब नीट नहीं था, एआईपीएमटी था, एम्स अलग होता था, जिपमेर अलग होता था, सारे स्टेट पीएमटी अलग होते थे, बच्चे का लेवल ही अलग था। मतलब इतना मैं एवोल्यूशन देख रहा हूं, चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मतलब अब देखा जाए ना, सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है कंटेंट वाइज, पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेगी। एक क्वेश्चन भी गलत करके आते हो ना तो तुम हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाओगे एक एक क्वेश्चन से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, बस ये अंतर है, ये अंतर आया है, समझ रहे हो ना। तो अब तुम्हारा कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर मैं 70% पेपर तो यूं ही निकाल लेता हूं, तो मैं उससे कहूंगा 80% तो मैक्सिमम बच्चे सब निकाल लेते हैं, तो तुम नया क्या किया। बच्चों को क्या लगता है कि मैक्सिमम पेपर में सही करके आ रहा हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सिलेक्शन की दूर है वो। आज की डेट में आप 100% पेपर पेपर करके आ रहे हो, मतलब 90%, तो आप मानो आप तैयारी की दौड़ में हो। समस्या ये है, तुम्हें क्या नजर आ रहा है इतने ही बच्चे हैं, एक्चुअल में नंबर ऑफ बच्चे स्टूडेंट ज्यादा है, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें काम करना है स्पीड और एक्यूरेसी पर। आता तो तुम्हें सब है, अब जो बच्चा पीछे बैठा है वो कम है क्या, वो दोनों गायब हो गए आज, कम है क्या। सिलेक्शन तो इस साल ही हो जाते हैं इनके। तो कहीं ना कहीं एक चीज में मात खा रहे हैं ये लोग, एक्यूरेसी और स्पीड के अंदर मात खा रहे हैं। आता है ना सब कुछ है, जिस बच्चे के 550 प्लस मार्क्स हैं उसको पूरा आता है, ऐसा नहीं है वो गधा है, सब कुछ आता है उसको। सिर्फ 2-3 चीजें उसकी कमी है, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, स्पीड। इस वजह से उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है, और वो समझ गया इस चीज को तो इस बार फोड़ देगा टॉप रैंक, और नहीं समझ पाया फिर से वही चीज रही तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। उसको बस, और कमियां क्या गलतियां हुई थी उसको पकड़ लिया उसने,
सवाल तो कर, फोड़ दे, टॉप रैंक फोड़ देगा वो तो। समझने का खेल है सारा, क्या मतलब मुझे पता चल जाए कि मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ। जैसे मुझे मालूम पड़ जाए, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ, कहीं मुझसे गड़बड़ हो तो। वैसे अब तुम तो खैर नहीं बता पाओगे, उस समय के बच्चे तो मुझे बताते थे सर ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अगली बार गड़बड़ नहीं करूंगा ये मैं, ठीक है। फिर पूछता था बेटा आज बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। सर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई, सर आप बहुत तेज बोलते हो, जल्दी 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 जल्दी। अभी बोलता हूँ क्या? अब तो बहुत चेंज कर दिया। एक जमाना था मैं बहुत स्पीड से बोलता था, वो कौन सा गाना गाता है ना, फास्ट वाला गाना गाता है, क्या नाम है, मैं बहुत तेजी से ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज बोलता था मैं। वो जमाना था जब आज से मतलब आकाश मैं पढ़ाता था बहुत सालों पहले, तो बहुत तेज बोलता था मैं। और वहां थोड़ा प्रेशर भी था क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर कम होते थे, जैसे वीकेंड में 2 ही तो लेक्चर मिलेंगे हफ्ते में, सैटरडे संडे। कोर्स पूरा कराना है, और हर क्लास के बाद फीडबैक होता था, तो फीडबैक भी करना नहीं चाहिए, ठीक है। उनका मॉड्यूल भी पूरा होना चाहिए, उनके टेस्ट जितने भी होते हैं जो कॉर्पोरेट से बन के आते हैं बच्चों को पूरे टेस्ट भी करना चाहिए, तो टीचर कितना प्रेशर में होगा सोचो, ठीक है। तो फिर मेरी वहां स्पीड बहुत तेज थी, तो मेरा बोलने का तरीका भी तेज हो गया था, बहुत तेज। पर धीरे धीरे सुधारा मैंने। गलतियां हर इंसान करता है, पर अपनी गलतियों को पकड़ के उसको सही करना, ये एक अच्छे इंसान की वो होती है। तो बच्चों में तो प्रॉपर्टी होती है, बच्चा समझ ले अपनी गलतियों को, मैं सच कह रहा हूं वो टॉप रैंक फोड़ देगा। मैं क्यों कहता हूं कि टेस्ट के बाद एनालिसिस करो। अगर तुम समझ गए तुम गलती क्या कर रहे हो और तुमने उस पर काम कर लिया, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है भाई। ये तो छोड़ो, कोई भी चीज रोकने वाला नहीं है। अच्छा, तुम घर में रास्ते में जाते हो, तो रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज मिलता है, ठीक है। एक पूरा सीमेंट का बना हुआ ब्रिज है। आप ब्रिज पर आके अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लोगे क्या? खाली ब्रिज पड़ा है, भीड़ नहीं है, नहीं करोगे ना। अच्छा, अब यह नदी आ रही है, एक नदी है, और नदी में भी आपकी गाड़ी को पार लगाने के लिए एक नौका चाहिए। नौका का मतलब है उसमें नाबाड़ी बैठेगी नौका में, तब नौका चलाने वाला जो होगा, क्या कहते हैं उसको, नाविक, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, केवट, केवट भी बोलते हैं ना। अरे मैं पुरानी बात की कर रहा हूँ, केवट बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, हाँ। केवट भी बोलते हैं, ये नई बात है तुम्हें नहीं सुनी होगी, ठीक है। रामायण के अंदर बिल्कुल सही। हाँ, तो जो नौका चलाने वाला केवट होगा, या ठीक है क्या बोलते हैं इसको, और नाविक। देसी हिंदी बोला करो यार। सेलर सेलर, इन बच्चों को सेलर थोड़ी ना पता है, मतलब पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली भीड़ को लेके चलता हूँ, ठीक है। नाविक सबको पता होगा, पता है ना नाविक तो, हाँ। तो नाविक की इच्छा, इच्छा पर डिसाइड करेगा। वो आया, गाड़ी बिठा दिया, नाविक करा, मेरा मूड ही नहीं है पार कराने का, मैं नहीं करा रहा, कल सुबह कराऊंगा मैं। तुम कर लोगे पार? नहीं कर पाओगे ना। नाविक कह रहा है, मतलब लेकर के सो गया वो ड्रिंक करके, अब पार करा देगा वो? या नाविक है ही नहीं, नाविक अभी उस छोर पर है, अब क्या करोगे, पार कर लोगे? नहीं करोगे ना। सिंपल सी बात है, यहां से अगर तुम घर जाओगे इस रास्ते से, तो टाइम से नहीं पहुंचोगे, डिले होगा ही होगा। आया नहीं आई? आ गई ना। यहां से गाड़ी में बैठे, फिफ्थ गियर डाला, सीधी गाड़ी घर पे रुकेगी। यहां गाड़ी रुकेगी, फिर नाविक का इंतजार करोगे, फिर नाविक का मूड हुआ तो तुम्हें पार कराएगा, फिर अगला फिर ऐसे आएगा, फिर पार करोगे, हर स्टेप पर ऐसा आएगा। तो थकान यहां होगी या थकान यहां होगी? यहां होगी थकान भाई। तो सनेप्टिक डिले और सनेप्टिक फटीग ओनली और ओनली केमिकल सनेप्स में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल सनेप्स के अंदर कभी भी फटीग और डिले नहीं होते। नहीं आई क्या? जैसे ये अक्सर कर कार्डिक मसल्स में देखने को मिलते हैं, कार्डिक मसल्स में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देखने को मिलते हैं। कार्डिक मसल्स कभी थकते हैं क्या? नेवर फटीग, नेवर डिले। अगर ये थक गए और डिले हो गए तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरेस्ट हो जाता है, कार्डिक अरेस्ट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए कार्डिक मसल्स नेवर फटीग नेवर डिले यहां होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज द प्रोटीन जंक्शन, इनको गैप जंक्शन बोलते हैं, जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, और कंडक्शन के लिए सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सोडियम आयन का फ्लो होता है। यहां पर केमिकल आते हैं, बाइंड करते हैं, तब चैनल खुलते हैं, तब सोडियम आयन एंटर करते हैं, तब जाके कंडक्शन होगा। तो यहां पर सिनेप्टिक डिले और सिनेप्टिक फटीग मिलेगा, बट वहां कभी नहीं मिलेगा। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। ये बाई डायरेक्शनल होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। यहां पर क्लिफ्ट का साइज ओनली 0.2 नैनोमीटर होता है, या 20 से 50 नैनोमीटर होता है। अब बताओ कोई डाउट है इसके अंदर?
एग्जाम्पल की बात आती है तो इसके एग्जाम्पल जगह शायद कम है, तो तुम ये कहीं लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के एग्जाम्पल में लिख देना कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। एनसीईआरटी ने रेयर लिख के गायब कर दिया है इसको, समझ में आया? मैंने एग्जाम रेयर, रेयरली प्रेजेंट इन अवर बॉडी, समझना मेरी बात। पर कहां मिलते हैं? मेनली कार्डियक मसल्स में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां गैप जंक्शन होते हैं, तभी कार्डियक मसल्स नेवर फटीग, नेवर डिले, ठीक है, वो हर समय कंटिन्यू कंडक्शन करते रहते हैं। हाँ, ये प्रेजेंट कहां होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स। हाँ, प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये भी चाल लिख लो, उसको भी, क्वेश्चन तो नहीं आता। ठीक है, स्पीड की अगर बात करेंगे तो ये फास्ट टेस्ट होंगे, जगह है तो नीचे एक पॉइंटर लिख लो। कंडक्शन स्पीड यहां पर क्या होगी? फास्ट टेस्ट होगी। यहां फास्ट होगी, स्लो नहीं बोलोगे। ये अगर फास्ट है तो ये बहुत तेज है, फास्ट टेस्ट है, लिख लो। हो गया? अब मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं है तो अब एनसीईआरटी ने केमिकल सिनेप्स को डिटेल में दिया है, तो फुल पेज हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा पेज चाहिए समझने के लिए, बनाने के लिए। करना स्टार्ट? ठीक है, अब एक पूरा पेज बनाओ, ये डिटेल में आएगा। केमिकल सिनेप्स। क्या बेटा? हाँ बेटा बोल। मैं सच बताऊं, तेरी आवाज मेरे पास तक तो नहीं आ रही। तू बेटा, तू बोलते जोर से, क्या बोल रहा है? अरे तुम बोलने तो दो भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? किसके बाद? ड्रिंक करने के बाद सीएनएस काम करता है नहीं करता? करता है भाई, करता है। कभी ड्रिंकर को कभी पिला करके छोड़ दो तो वो घर भी पहुंच जाता है, अपने गाड़ी ड्राइव भी कर लेता है अपनी। आप समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा नहीं है नहीं करता, करता है। पर ये है, बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, सेरिबेलम पर सीधा इफेक्ट पड़ता है उसका, सेरिब्रम पर भी इस इफेक्ट पड़ता है उसका, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, ठीक है, अगर ओवर ड्रिंकिंग कर ली तो। समझ रहे हो? अभी कल पढ़ाऊंगा, ब्रेन बताऊंगा चीजें। ये मतलब तुम क्या करते हो, टॉपिक से हटके क्वेश्चन। अब कल ब्रेन पढ़ाएंगे, कल पूछते तो समझ में आता। अब आज तो ब्रेन चालू ही नहीं किया मैंने। हाँ कोई नहीं, ठीक है, कल बताऊंगा कि अल्कोहल का इफेक्ट कैसे कैसे, कल पूछ लेना। ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कल पूछो मुझसे, कुछ भी। पर अभी मैं जो पूछ रहा हूं इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। इससे रिलेटेड डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है ना? हेडिंग लिखो, केमिकल सिनेप्सिस, केमिकल प्रोसेस। फुल पेज हॉरिजॉन्टल, पूरा पेज चाहिए, पूरा ये भर जाएगा। हाँ बेटा, एक मिनट रुको। हाँ बेटा, मैंने लिखाया था ना, अभी देखो। तुझे तेरे पास ही आना पड़ेगा मुझे। अब तू बोलो। हाँ, क्या बोल रहा था बता। हाँ हाँ, क्या काम करता है? तू अभी केमिकल प्रोसेस की बात कर रहा है, केमिकल प्रोसेस हार्ट में कहाँ होती है? हार्ट में तो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती है। फिर तू कंफ्यूज हो गया। बैठ नीचे, बैठ, सोच, आराम से सोच के तसल्ली से बोला कर, ठीक है? पहले देखो, क्वेश्चन पूछने पहले सोचा करो मैं पूछ क्या रहा हूं।
अगर तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर है ना तो तुम्हें आंसर भी समझ में आएगा। हाँ, अब आया याद कुछ? हाँ, कार्डिक मसल्स, इलेक्ट्रिकल साइनस प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स। यस, हो गया, क्लियर हो गया? हो गया वाकई में? मतलब तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, मैं कहीं भग नहीं रहा। तुम जब कहोगे, समझ, पर पूछने से पहले सोचा करो मैं पूछ क्या रहा हूं। ठीक है, और नहीं हो तो फिर पूछ लो। क्योंकि देखो मेरा क्या है ना, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत लेवल से ऊपर की बात करें, मतलब क्वेश्चन करें। समझ रहे हो? क्योंकि अभी अचीवर वाले बैच के बच्चे हैं कहा, अचीवर में बच्चे अच्छे हैं जो थोड़े से मतलब कंसेप्चुअल चीजें बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, अच्छा फील होता है। जैसे कुछ जब अच्छी अच्छी बात, मतलब कुछ नई चीजें ऐसी निकल के आती है ना जो बियॉन्ड होती हैं, तो टीचर को बहुत मजा आता है। बियॉन्ड पर ऐसी बातें नहीं ऐसे कर रहे हैं ये कि अल्कोहल का असर पड़ता है नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसी बातें नहीं, ठीक है। मतलब लॉजिकल एकदम, मतलब लगे यार, मतलब मजा आ गया, वो अंदर से अपने आप अंदर से खुशी मिलती है। तुम विश्वास नहीं मानोगे, जैसे तुम नेट नीट देते हो ना, नीट देते हो ना, मेरा आईसीएमआर एसआरएफ निकल गया था, उसके 3 साल तक फिर मैंने पढ़ाना भी चालू किया था, उसके 3 साल तक मैं नेट का एग्जाम देता रहा, निकलने के बाद जेआरएफ थोड़ा एसआरएफ निकल गया मेरा, उसके बाद क्यों देता था? क्योंकि वहां नए क्वेश्चन आते थे, और ऐसे क्वेश्चन आते थे, मतलब लोग तरसते थे ऐसे क्वेश्चन के लिए, काश क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं पेपर देने इसलिए जाता था क्योंकि मुझे बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो मैं बच्चों से डिस्कस करूंगा। समझ रहे हो ना? हाँ, नीट नहीं, नेट, नेट। तुम नीट देते हो, एमएससी के बाद बच्चे नेट देते हैं। उस समय मैं नेट और गेट की कोचिंग लेता था। समझ रहे हो ना? जैसे तुम नीट होता है ना, ऐसे ही हाँ, किसी को अगर गेट क्वालिफाई करके एमटेक करना है या पीएचडी करनी है किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बायोटेक से, तो वो गेट का एग्जाम देते हैं। किसी को लेक्चरशिप चाहिए, फेलोशिप चाहिए, पीएचडी करनी है, तो नेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, उनका मतलब बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, तुम छोटे हो, वो बड़े बच्चे हैं एमएससी के बाद वाले। तो उन बच्चों से डिस्कस करने के लिए मैं एग्जाम देता था और क्वेश्चन लाता था, फिर उनसे डिस्कशन होता था। समझ रहे हो? तो वो नए क्वेश्चन, नए, मैं कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, नई चीजें, नए क्वेश्चन आपके अंदर क्रिएटिविटी लाती हैं, और घिसी पिटी बातें मामला खराब कर देती हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें तो मैं करता रहूंगा, वो तो टेंशन, पर नए क्वेश्चन निकालो तो सही, पर तुम्हारे अंदर निकलते ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद बच्चों का लेवल बहुत नीचे चला गया है भाई, बहुत नीचे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो, समझना, फुल पेज हॉरिजॉन्टल पूरा मतलब यूज होगा इसके अंदर। दो चीजें होती हैं, एक एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है, कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, इसके बाद समझ में आएगा, पर हेडिंग डाल लो, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी। अभी कंप्लीट करूंगा तो समझ जाओगे ईपीएसपी क्या है, बस हेडिंग लिख लो, ईपीएसपी। लिखने के बाद यहां एक डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है,
देखो, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इंपल्स हमेशा जब चलती है तो अंदर चार्ज कैसा होगा? अरे यार, ठीक है, अंदर चार्ज कैसा होगा, बाहर चार्ज कैसा होगा? क्लियर है बिल्कुल, ये इंपल्स है। ये इंपल्स सीधी कहां टकराएगी आकर के? इस चैनल से। ये चैनल कौन सा होगा? वोल्टेज गेटेड। कौन सा वोल्टेज गेटेड? कैल्शियम। कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। क्योंकि इसका खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर, चार्ज के ऊपर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। सीधा ये चार्ज किससे टकराएगा? चैनल से टकराएगा, चैनल खुल जाएंगे, और चैनल के खुलते अंदर कौन एंट्री करेगा? और बोलते तो भाई, ओपन। जैसे ही ओपन होंगे तो कैल्शियम क्या करेगा? अंदर एंटर करेगा। कौन एंटर कर रहा है यहां पर? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी। भाई साइलेंट करते हैं इसको, है ना? आने दो जिसका भी हो। ठीक है, ठीक है। जैसे ही ये एंटर करेगा, टकराएगा इससे, कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी। कैल्शियम आयन एक्ट है सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या काम करते हैं बेटा? तुरंत इन वेसाइकल्स की एक्सोसाइटोसिस करा देंगे, सिंपल तरीके से। ठीक है, समझना ये क्या हो रहा है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसाइकल्स। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो। अरे यार, अभी भी आ रहा है, क्या चक्कर है भाई? हेलो। हाँ, आ गया। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया नहीं आया? एक्सोसाइटोसिस समझते हो? एक्सो मतलब बाहर निकालना, सेल का बाहर निकालना। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल का अंदर लेना। अभी साइटोलॉजी में पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, ये क्या है? मान लो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की क्या हो रही है? बाइंडिंग हो रही है। किससे हो रही है? रिसेप्टर से हो रही है। और ये रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर होगा? सोडियम। ये क्या होगा? सोडियम। कौन से चैनल होंगे जरा बता, लिगैंड गेटेड या वोल्टेज गेटेड? सोडियम लिगैंड गेटेड चैनल, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हाँ या ना? अगर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो चैनल खुलेंगे या बंद होंगे? खुलेंगे। अगर चैनल खुलेंगे तो अंदर किसकी एंट्री हो जाएगी? जब सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे तो सोडियम में एंड पे चार्ज कैसा होता है? आप जानते हो सोडियम आयन अगर डेंड्राइट से एंटर करते हैं तो ये सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल को खोलने के लिए क्या क्रिएट करेंगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू। नहीं, अभी बताया तो था कल मैंने, ये सोडियम चैनल्स है। इन सोडियम चैनल्स को खोलने के लिए ये क्या कर रहे हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यानी ये सोडियम आयन इनको खोलने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट करेंगे, और जैसे ये सोडियम खोलेंगे तो अंदर कौन आएगा? बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आएंगे, जो क्या कर देंगे? यहां पर आकर के मेम्ब्रेन के चार्ज को चेंज कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा आगे जाकर के?
डी पोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन अगर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हो रहा है, यानी वो एक्साइटेड मोड में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यानी यहां पर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो गया, जो दूसरे न्यूरॉन को डीपोलराइज कर रहा है। समझे नहीं समझे? फिर से समझो। ये इंपल्स गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किससे टकराया? कैल्शियम चैनल से, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है। तुरंत खुलेंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम इन वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस कराएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, जो अगले चैप्टर हार्मोन में कराने वाला हूं। जैसे इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी, न्यूरोट्रांसमीटर कहां गए? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में किससे बाइंड करेंगे? सोडियम चैनल से। बाइंड करते ही क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन होती है सोडियम क्या करेगा? एंटर करेगा। सोडियम एंटर करके क्या करेगा? इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट करेगा, जिससे यहां पर डीपोलराइजेशन होगा, एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल। इतना समझ में आया नहीं आया? आया तो उसको लिखो। अभी पूरा प्रोसेस नहीं है, अभी आधा लिखा है मैंने, इसको पहले लिखो क्योंकि फिर मिक्स ना हो जाए। इतना लिखो पहले। हाँ हाँ बेटा, फिर से बोल। इलेक्ट्रिकल लास्ट वाली बात समझ नहीं पा रहा, क्या बोल रही है? इलेक्ट्रिकल कहां दिख रहा है तुझे? हाँ हाँ, सिनेप्स नहीं बोलेगी, इंपल्स है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल विद इन न्यूरॉन, केमिकल बिटवीन न्यूरॉन। पर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो कार्डिक मसल्स में होते हैं ना। हाँ ओनली, और क्या? गैप जंक्शन, या कोई गैप जंक्शन दिख रहा है? तो केमिकल नजर आ रहे हैं तेरे को, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स के अंदर सिर्फ सिनेप्टिक क्लेफ्ट का अंतर होता है, इस वजह से वहां ब्रिज होते हैं, या ब्रिज की जगह केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल तो कहीं दिख ही ना, इलेक्ट्रिकल तो कहीं बनाया नहीं है मैंने। इलेक्ट्रिकल ये यहाँ समझाया बस, ये है वो वाला इलेक्ट्रिकल है, कंफ्यूजन हो रहा ही नहीं। अब केमिकल को डिटेल में समझा रहा हूँ, पर लिखा भी है देखो मैंने, केमिकल प्रोसेस, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, केमिकल प्रोसेस, है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कल एग्जैक्ट 2 बजे से पहले मैं छोड़ दूंगा आपको, से पहले। अरे नहीं नहीं, 2 क्लासें होंगी ना तुम्हारी तो, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक होगी तो अभी 2 बजे से पहले छोड़ूंगा। नहीं, हो सकता तुम्हारी सुबह हो जाए, पता नहीं मुझे, देखता हूँ अभी। पर कल आना यार, ब्रेन कराऊंगा मैं, पहले कह दे रहा हूँ। अभी कवरिंग ऑफ ब्रेन करा के छोड़ूंगा मैं आज आपको, कवरिंग ऑफ ब्रेन करा के छोड़ूंगा आपको मैं। अभी क्लास ऑफ होगी कवरिंग ऑफ ब्रेन के बाद, कल से स्टार्ट करूंगा। आओगे, पूरा पहले ब्रेन दिमाग में सेट करूंगा, फिर ब्रेन को एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। क्या बता तो रहा हूं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल मतलब पोस्ट सिनेप्ट को एक्साइट कर दिया ना, पोटेंशियल जनरेट करने वाला, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करने वाला मैकेनिज्म। अभी इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल भी बताऊंगा, जिसके अंदर इसको रोकेगा, डीपोलराइज करके हाइपरपोलराइज कराएगा। अभी बताता हूं उसको। ये हो गया। अब सिग्नल यानी इंपल्स कहां गया? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला गया ना। अरे हाँ या ना? अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा तो सिग्नल जाता नहीं रहेगा, इसमें मामला बिगड़ जाएगा ना। हमें सिग्नल एक ही बार तो भेजना है, सिग्नल रोकना भी तो पड़ेगा। अब सिग्नल रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक करना पड़ेगा। सारे न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक नहीं होते, पहले समझ लेना। यहां मैं एसिटाइलकोलिन की बात कर रहा हूं, एसिटाइलकोलिन अकेला ब्रेक होता है। और डोपामाइन की बात करूंगा तो ब्रेक नहीं होता, वो डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब होता है। सेरोटोनिन ब्रेक नहीं होता है, तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आप पढ़ोगे डिटेल में आगे। मैं सिर्फ जैसे मैं एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कराऊंगा तो बच्चा क्या करता है, हर किसी को ब्रेक कराता है। सर डोपामाइन किसमें ब्रेक होगा? सर सेरोटोनिन किसमें ब्रेक होगा? सर ग्लाइसिन किसमें ब्रेक होगा? सर एपिनेफ्रिन किसमें ब्रेक होगा? ना, सिर्फ एसिटाइलकोलिन ब्रेक होता है। समझ में आ गया? सबकी मैकेनिज्म अलग अलग है, पर आपके सिलेबस में सिर्फ एसिटाइलकोलिन की मैकेनिज्म है। आप समझ रहे हो? वो समझा रहा हूं मैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, हर चीज सब जगह मत लगा देना। अब यहां पर क्या निकल रहा है? एसिटाइलकोलिन।
इसका तुरंत क्या होना है, ब्रेक डाउन। किसमें टूटेगा एसिटाइल कोलिन, एसीटेट और एसिटाइल, एसीटेट और कोलिन के अंदर। कौन तोड़ेगा, एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, समझना मेरी बात, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम ये तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा, एसिटाइल कोलिन को, एसीटेट और कोलिन में। ये एंजाइम होता कहां पर है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगा होता है, इट इज अ प्रोटीन, यहां लगी होती है। एंजाइम तैरते नहीं है, इस मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, इट इज अ प्रोटीन, समझ रहे हो। ये तुरंत टूटेगा एसीटेट और कोलिन के अंदर। अब समझना, तुमने ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल थोड़ा याद है तुम्हें क्या, थोड़ा थोड़ा तो याद है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रैब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस। बस इतना ही याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल को एसिटाइल कोलिन से जोड़ने के लिए एक इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है, प्लगिंग का काम करता है, कौन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, याद आ गया। हाँ तो अच्छी बात है, याद है आपको, इसका मतलब ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक इंटरमीडिएट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एसिटाइल कोएंजाइम ए। जगह कम है, कोएंजाइम ए, जगह कम है वैसे, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, समझना। अब यहां एक प्रोटीन होती है, इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ट्यूसडे से मैं रिवीजन कराना भी चालू कर रहा हूं, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन वाला, ठीक है। तुम चाहो तो मतलब कहीं कोई टॉपिक वीक है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ट्यूसडे से नाइट में होगा, जब एकदम रिलैक्स मोड में बच्चा होता है ना, 9 साढ़े 9 बजे वाला टाइम होता है, 9:30 बजे वाला, पर डे चलेगा वो अब, ठीक है, पर डे। क्या, दोनों के साथ चलेगा, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भी चलेगा, सब चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के 2 पैरा होंगे, तो उन 2 पैरा पे अगर 20 क्वेश्चन बन सकते हैं तो 20 क्वेश्चन लाइन वाइज लाइन होंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे एनसीईआरटी की, फिर उन पर क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि जो बच्चों की एनसीईआरटी वीक है या एनसीईआरटी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। उन क्वेश्चंस की पीडीएफ में स्पेशली आप लोगों के बैच में डाल दूंगा, मतलब तुम्हारे जो बैच है, जो उसमें तुम्हारा जो ग्रुप बना है ना, क्या बना है, मंथन वाला ग्रुप, उसमें डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हें मतलब क्वेश्चन भी एक अरेंज होके मिल जाएंगे, सेम डे सेम टाइम। जिसको बस एनसीईआरटी पर कमांड करनी है, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो बायो हो। अभी हम बायो केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं, और आगे जाकर के हो सकता है थोड़ा हम फिजिक्स भी चालू कर देंगे, सर्विस सर कराना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले फिजिकल चालू कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल चालू कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक नॉर्निक इनको शायद बीटी सर को बोला है कराने के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी वाला। और सुधांशु सर भी कराएंगे संडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे संडे को उनका हल्का रहता है। एनसीईआरटी हम सारी करा रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी, जिससे कि एक एनसीईआरटी बैच भी होगा लास्ट टाइम पर, वो तुम्हें हम देंगे फ्री, ठीक है। बट अभी पैरेलल जो बच्चे एनसीईआरटी छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वाईटी पर वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई नहीं है। तो एनसीईआरटी की लाइन वाइज वो एक मेरा जो सोचना है, क्योंकि ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया था, तब मैंने कहा अगर एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन करा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबको अच्छा लगा ये वाला आइडिया, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी की एक पैरा में 10 लाइन है, 10 लाइन पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं समझाओ, एक एक पैरा एक एक लाइन को बहुत क्रिस्टल क्लियर, हिडन लाइंस को, और उन हिडन लाइंस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस कराओ। तो मुझे लगता नहीं बच्चे की कोई कमी रह जाएगी, अगर उसको थ्योरी आती है
तो अगर वो भी कर लिया तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा। मतलब ये सोच करके ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं तो क्वेश्चन तुम्हें ग्रुप पे दे दूंगा, क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, कोई डाउट आएगा जो हम या कोई भी आएगा डाउट डिस्कस कर लेना, डाउट आएगा नहीं वैसे। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन समझते हो, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट कराते हैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब यहां पर देखो एसीटेट का तो कोई रोल है नहीं। जब तुम क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो ना, समझ रहे हो, तो ऐसी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे उसमें यूटिलाइजेशन हो जाता है, कोलिन का काम है। तो कोलिन क्या काम करेगा, यहां से होता हुआ सीधा कोलिन अंदर जाएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से। अगर कोलिन अंदर जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम उधर है ही, समझना ये थोड़ा एक स्टेप है। कोलिन, कोलिन अंदर गया और यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ऑलरेडी है ही, तो कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम आपस में मिलेंगे, जिसमें से कोएंजाइम अलग हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। नहीं आया क्या? इसका एसिटाइल इसका कोलिन मिलकर के क्या बना लेंगे, एसिटाइल कोलिन। कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अब रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, अब समझना। जो रिएक्शन होगी अब ये होगी, ये ऐसे करके ऐसे। अब यहां पर ACH, ACH हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ACH एसिटाइल कोलिन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या निकल जाएगा इसके अंदर से, कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा, कोएंजाइम ए। ये कहां जाएगा, वापस माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। कोई डाउट? इस प्रक्रिया को, मैकेनिज्म को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कैट, बिल्कुल सही, CAT, कैट, CAT, कैट। कैट माने नहीं, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और जैसे एसिटाइल कोलिन बनेगा तो उसकी वापस क्या हो जाएगी, रिफिलिंग, रिफिलिंग। नहीं आया क्या? जैसे रात में आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। एक मिनट उठाई लूं, परेशान है बेचारा ये। क्यों सो जाते हो? क्योंकि यहां पर एक नया, नहीं नहीं, आपके ये वेसाइकल खाली हो गए, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के वेसाइकल खाली हो गए, हो गए। अब भरने पड़ेंगे, तो भरने के लिए सुलाना पड़ेगा। सुलाने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, सीरोटोनिन, स्लीप इंड्यूसर होता है। समझना, सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर होता है। मेलेटोनिन भी स्लीप इंड्यूसर होता है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, रात होती है निकलते निकलता है। पर सेरोटोनिन तब निकलेगा जब सुलाना होगा, मेलेटोनिन तब निकलेगा जब आप रात होना चालू हो जाएगी। समझ रहे हो? पर सोते में निकलता है वो मेलेटोनिन, मेलेटोनिन सोते में निकलता है, ये सुलाने के लिए निकलता है। तुम समझ रहे हो क्या? तो जैसे ही आपको सुलाया जाएगा आप सो जाओगे। फिर जब जगोगे, कहते हैं ना सुबह के टाइम आप दिन में 8 घंटे पढ़ लो और सुबह के टाइम 2 घंटे पढ़ लो, बराबर है। क्यों बोलते हैं ऐसी, थोड़े ना बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जब सुबह जगते हो तो आपके सारे के सारे वेसाइकल एकदम रिफिल्ड होते हैं। अब जब आप पढ़ना चालू कर दो ना, खड़ाखड़ खड़ाखड़ सिग्नलिंग होती है, फटाफट फटाफट याद होता है, क्योंकि सारी रिफिलिंग हो चुकी है, तरोताजा है सारी की सारी न्यूरॉन्स के वेसाइकल्स। नहीं आया क्या? इसलिए कहा जाता है सोने के बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल से काफी गुना ज्यादा होती है। तभी कहा जाता है जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आती, जो तुम्हें टिपिकल लगती है, वो सोने के बाद किया करो। ठीक है, जगा करो ना, तो रिफ्रेश होकर के उसको किया करो, समझ में आएगी। जो चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है सोते में भी पढ़ सकते हो, वो उस समय पढ़ो जब तुम थके हुए होते हो, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, चलते हुए पढ़ लो बायोलॉजी, समझ रहे हो? मतलब जो टाइम तुम्हारा ऐसा है उसमें बायोलॉजी पढ़ सकते हो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री उस समय पढ़ो जब तुम रिफ्रेश्ड होते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल उसकी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वापस आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहली मैकेनिज्म क्या होगी, इंपल्स का जनरेशन। दूसरी मैकेनिज्म क्या होगी, ये इंपल्स कैल्शियम चैनल से टकराएगी तो कैल्शियम चैनल क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे। तीसरी मैकेनिज्म क्या होगी, ये कैल्शियम चैनल न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस कराएंगे,
जब न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलेगा एसिटाइलकोलिन। ये किससे बाइंड करेगा? सोडियम चैनल से। सोडियम चैनल से बाइंड करते ही क्या होगा? सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। सोडियम चैनल से खुलने से क्या होगा? सोडियम चैनल्स की एंट्री होगी, और ये सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को खोल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डीपोलराइजेशन या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये एक मैकेनिज्म खत्म हुई। पर हर समय मेंटेन तो नहीं रहेगा, रोकना भी है। तो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंजाइम होगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा एसीटेट और कोलिन के अंदर। अगला क्या होगा? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इस कोलिन को वापस अंदर लेकर के जाएंगे। अंदर कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स वापस एसिटाइलकोलिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट इस कोलिन से मिलेगा। कैट की प्रेजेंस में कोएंजाइम ए अलग होगा और वापस एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। ये स्टेप कौन सा होगा? 9th नंबर स्टेप। इसके बनने के बाद 10th नंबर स्टेप में रीफिलिंग हो जाएगी और मैकेनिज्म फिर से चालू हो जाएगी। अब ये 10 के 10 स्टेप समझ में आए? नहीं आए? आगे कोई डाउट है तो स्टेप नंबर बोल करके आप पूछ सकते हो। और सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे। जैसे एक्साइटेटरी था ये, अब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या काम करेगा? वो हाइपरपोलराइजेशन कर देगा। कैसे कर देगा बताता हूं। बढ़े आगे? कोई रह गया? कौन रह गया? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे किसका? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वो तो एक्साइटेटरी था। अब इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में क्या होगा? देखो बेसिक कंसेप्ट है। ये तो था न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्सोसाइटोसिस हुई। अरे हाँ या ना? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी नहीं है। इस बार कौन सा ट्रांसमीटर है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे गाबा, जैसे ग्लाइसिन, जैसे डोपामिन, जैसे सीरोटोनिन, ये सब क्या है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। समझना मेरी बात। और यहां पर क्या होगा? पोस्ट सिनेप्टिक। समझना, ये डेंड्रॉन होगा। पर एक्चुअल में जितने भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सोडियम चैनल से बाइंड नहीं करते। इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे। इनके रिसेप्टर अलग टाइप के होते हैं, इनके रिसेप्टर अलग होंगे। देखो ये सब क्या है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या चल रहा है भाई? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ये सीधे कहां बाइंड करते हैं? इन चैनल से। ये कौन से चैनल है ये वाले? बहुत सही, लिगैंड गेटेड चैनल। अच्छा, इनके बाइंड करने से कौन से आयन अंदर एंटर करेंगे जरा बताओ भाई। पहले सोडियम एंटर कर रहा था, पॉजिटिव आयन। इस बार कौन सा एंटर कर? नेगेटिव आयन। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो पहले से अंदर थी ना, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, दोनों मिलकर के सब क्या कर देंगे? नेगेटिव नेगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? हाइपर पोलराइजेशन। मतलब एक तरीके से क्या हो गया यहां पर? इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो गया, जो सिग्नल को स्टॉप कर देगा, रोक देगा, आगे सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक है? जितने भी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं। जैसे देखा होगा कोई इंसान पागल हो जाता है, उसको सुलाया जाता है कि भाई सो जा, पीछे से एक इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। कोई एनिमल पागल हो जाता है लाइक एलिफेंट, या कोई बहुत, जैसे आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, उनको बुलेट से नहीं मारते, उनको मारने के लिए एक इंजेक्शन यूज करते हैं गन के अंदर। याद आया? क्या कहते हैं इंजेक्शन को? ट्रैंक्विलाइजर। भूल गए? ट्रैंक्विलाइजर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैंक्विलिटी।
ठीक है, तो जितने भी इंजेक्शन होते हैं वो ट्रैंक्विलिटी यानी एकदम सुला देते हैं, स्लीप इंड्यूसर। तो एनिमल या इंसान कोई भी हो वो सो जाता है, समझ रहे हो। तो ये करते क्या है ट्रैंक्विलाइजर, ये आपके ब्रेन में इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि सारे सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और आप सो जाते हो। आई या नहीं आई। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे भी होते हैं जो बहुत एक्साइटेबल होते हैं, जैसे कोकेन। कोकेन कोक का प्लांट से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं डोपामाइन भी काम करता है, एक्साइटेशन का काम, ठीक है। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मल केस में क्या करते हैं, निकलते हैं, बाइंड करते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर एक्साइटमेंट होता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं आप। पर अगर मैंने ऐसी कोई ड्रग खिला दी आपको जो कि आपको लंबे समय तक यूफोरियंट रखेगी, एक अच्छा सा एक फीलिंग दिलाएगी, या आप एकदम एकदम एक्साइटेड मोड में रहोगे, तो उसमें क्या करती है वो ड्रग, ड्रग इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देती है, जिससे कि डोपामाइन या समझना मेरे, कोकेन आप खा रहे हो, कोकेन ने ब्लॉक कर दिया उसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को, तो डोपामाइन वापस नहीं जा पाएगा, इस रिसेप्टर में बना रहेगा बहुत समय तक। अगर डोपामाइन बहुत समय तक यहां बना रहेगा तो टकराता रहेगा रिसेप्टर से, सॉरी उधर रिसेप्टर से। तो डोपामाइन एक्साइटेबल, एक्साइटेबल में सोडियम से बाइंड करता है। डोपामाइन के मोस्टली रिसेप्टर इनहिबिटरी होते हैं, पर ब्रेन में कुछ रिसेप्टर एक्साइटेटरी होते हैं जो आपको एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है, यूफोरियंट, एडक्शन, ठीक है। तो टकराता रहेगा तो वो सिग्नल बहुत समय तक चलता रहेगा और आपको अच्छा सा फील होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के संग खेलते हैं और कुछ भी नहीं है। आई या नहीं आई। अब एक थोड़ा पैरा लिख लो, मैं दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों लिखा रहा हूं एक साथ, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। लिख लिया होगा ये तो, कोई बचा इसमें, कौन बच गया, क्या कर रहे, लिखो जल्दी से, तो उसने लिख लिया, उसे छाप लो उसे, लिख तो लिया उसने, पड़ोसी लिख लेता है तो उससे देख लिया करो ना। चलो बस खत्म है, अब तो लास्ट है इस डायग्राम के अंदर। अच्छा डायग्राम तो कुछ है नहीं इसमें, तो कर लोगे आप। देखो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, बस नाम याद रखने और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे एक्साइटेटरी में एसिटाइलकोलिन आप सब जानते हो, ये तो आप जानते हो, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना, ये तो मोस्टली यही आप पढ़ा है, आपने यही पढ़ा है। हाँ इसके अलावा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, या ग्लूटामिक एसिड एक ही बात है, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये सब क्या है, एक्साइटेटरी। अगर तुमसे पूछूं ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर किस चैनल से बाइंड करते हैं जरा बताओ। सोडियम क्या, लिगैंड गेटेड चैनल। ये सारे के सारे क्या करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, गाबा, जीए बीए, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। मैं आपसे बात करूं ग्लाइसिन, मैं आपसे बात करूं डोपामाइन, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, बस कुछ जगह एक्साइटेटरी है, बाद बाकी का इनहिबिटरी है, ठीक है। और सीरोटोनिन स्लीप इंड्यूसर, ये सब किस चैनल से बाइंड करते हैं जरा बताओ। लिगैंड गेटेड चैनल, वोल्टेज नहीं आएगा यहां पर, कोई भी ध्यान रखना। क्या करते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अब बताओ ये याद रहेगा नहीं रहेगा, 4 मैंने इधर लिखा दिए हैं, 5 उधर लिखा दिए हैं। एक्साइटेटरी वाले हमेशा डीपोलराइजेशन करते हैं और इनहिबिटरी वाले हमेशा हाइपरपोलराइजेशन करते हैं। एक्साइटेटरी वाले हमेशा सोडियम चैनल से बाइंड करते हैं, इनहिबिटरी वाले हमेशा क्लोराइड चैनल से बाइंड करते हैं, सिंपल।
ये खत्म हो गया आपका यहां पर पूरा। अब कवरिंग ऑफ ब्रेन और कराऊंगा, 2 लाइन का है वैसे तो वो। 3 लाइन लिखनी है उसमें, ड्यूरा, पिया, अरेक्नोइड। क्या? कल आते ही मैं ब्रेन चालू करूंगा ना, इसलिए कल करना है। एज यू विश। इसमें है नहीं, 3 लाइन है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि थॉट प्रोसेस में ये रहेगा कि यार मुझे सिर्फ ब्रेन स्टार्ट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो सारा गेम साइकोलॉजी का है, सारा गेम, मैं सच कह रहा हूं, सारा गेम साइकोलॉजी का है। हाँ तो साइकोलॉजी में तुम्हारी, देखो एक्चुअल में कल अगर एक स्लाइड ज्यादा होगी तो तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, मुझे पता है। सर पूरा पूरा ब्रेन एक क्लास में कैसे हो गया, और आते हुए तुम उसे गड़बड़ करोगे। और अगर एक स्लाइड कम होगी, अरे यार कम है, अब तो आ जाएगा। जबकि जितनी तुमने बातें की ना, इतनी देर में खत्म हो जाता। कवरिंग ऑफ ब्रेन करा रहा हूं, ब्रेन कल कराऊंगा। पुराने कल जो क्वेश्चन कराए थे उनके आंसर मैंने लगा दिए, चेक कर लेना एक बार सारे क्वेश्चंस के। और आज के क्वेश्चन मैं दे दिए यहां पर, कवरिंग बस करा के छोड़ दूंगा मैं। बस एक ये स्लाइड करानी है, 1 मिनट की स्लाइड है। अब बन गया, खत्म। खत्म है, अब बस खत्म। ठीक है। बस फिनिश। 3 लेयर होती है ना, तो मेरी क्लास में मत किया करो, मुझे लगता है तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। और दुनिया में सारा खेल एनर्जी का है, कुछ भी नहीं है। खत्म। जो व्हाइट कलर की 2 लेयर दिख रही ना आपको, ये ब्रेन के सबसे दूर होती हैं, इसलिए क्या बोलोगे इनको, ड्यूरा। ठीक इसके नीचे ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ना आपको, ये एरिकनॉइड ओनली मैमल्स में देखने को मिलती है। और एक आपको ये लाइट ग्रीन की दिख रही है ना, ये ब्रेन के सबके पास होती है, पिया, यानी ड्यूरा। अरेक्नॉइड ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, और पिया मैटर। अभी कोई बच्चा जा रहा था क्या पीछे से, कोई बच्चा निकल के गया है? गया ना, वो सिलेक्शन वाले बच्चे नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये तुम शायद मेरी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, पर कोई नहीं, मैं सच कह रहा हूं। जो बच्चे अपने संकल्प के तगड़े होते हैं, संकल्प के तगड़े होते हैं, नेचर उनका सपोर्ट करती है हर चीज पर। संकल्प शक्ति बहुत तगड़ी होती है, बहुत। संकल्प समझते हो कि अगर टीचर ने कह दिया कि बैठना है, चाहे भूख के मारे दम निकल रही है, अगर वो बैठा है तो संकल्प शक्ति मतलब समझता है इस चीज का। वो मतलब अलग ही अल्टीमेट लेवल का होता है, बहुत अलग ही चीजें हैं। देखो भाई, ये कौन सी लेयर होगी, आउटर है इनर? ये कौन सी लेयर होगी, मिडिल। ये कौन सी लेयर होगी, इनर।
एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी लेयर है जो ब्रेन के सबसे नजदीक होती है, सटी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है? कनेक्ट विद, अरे भाई क्या हो गया, कनेक्ट विद सेरिब्रम, और हाईली वेस्कुलर होती है। जबकि जो ऊपर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये फाइब्रस होती है, डबल होती है। भाई फाइब्रस है तो एवेस्कुलर होगी। बस मिडिल लेयर में एक ही क्वेश्चन आता है, मैमल्स में कौन सी लेयर मिलती है? प्रेजेंट इन मैमल्स। और एक कॉमन क्वेश्चन पुराना और मिलेगा कि यहां पे एक लिक्विड भरा दिख रहा है आपको बीच में, इसको बोलते हैं सी एस एफ। कहां प्रेजेंट होता है सी एस एफ? प्रेजेंट इन सब अरेकनॉइड स्पेस। स्पेस को क्या बोलेंगे? सब माने नीचे, प्रेजेंट इन सब, सब का मतलब नीचे, अरेकनॉइड स्पेस, सब अरेकनॉइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है। फिनिश, खत्म। बस इतना टाइम लगना था, अब तुम जा सकते हो। समझ गए? कल सोच के आना कि ब्रेन को ब्रेन में सेट करना है पूरी तैयारी से। हाँ, और सिलेबस में सिर्फ आपके ब्रेन है और आगे कुछ भी नहीं है। कल खत्म हो जाएगा। कल ब्रेन, अब ब्रेन में ज्यादा नहीं है ना, कल ब्रेन भी खत्म हो जाएगा। मैं याद ही करा दूंगा, पहले समझाऊंगा, फिर एक बार राउंड में याद कराऊंगा, या पहले राउंड में याद कराऊंगा फिर समझाऊंगा। एकदम बिल्कुल तरीके से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जा सकते हो। स्कल को बनाने वाली बोन को स्कल बोन बोलते हैं। क्या? स्कल नहीं होगा, स्कैल्प होगी ये।